नमस्कार, स्वागत है आपका यू मी एंड हेल्थ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीपन मुकुल, जो कि डायरेक्टर हैं प्लास्टिक सर्जरी के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईटीवी के दर्शकों और आपको मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आपसे बात करूंगी प्लास्टिक सर्जरी पर। और प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही एक साथ में यूज़ किए जाते हैं टर्म्स, दर्शकों को कंफ्यूजन भी होता है। तो क्या ये सेपरेट डिसिप्लिन्स हैं दोनों? इस संबंध में भारी भ्रम व्याप्त है लोगों में जी। लेकिन बहुत आसान शब्दों में कहना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी पर्याय हैं। ये बहनें हैं और कॉस्मेटिक सर्जन ही प्लास्टिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन ही कॉस्मेटिक सर्जन है। अगर हम प्लास्टिक सर्जन के काम को अगर डिटेल में देखें तो प्लास्टिक सर्जरी के दो बड़े अंग हैं। एक तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी पुनर्निर्माण करना, या तो चोट के कारण या कैंसर से या जलने से अगर किसी अंग को हम खो बैठते हैं तो जब प्लास्टिक सर्जन इस अंग का पुनर्निर्माण करता है तो वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन कहलाता है। और जब केवल खूबसूरती के लिए एक मरीज़ अपनी शक्ल सुधारने के लिए या अपने जिस्म को तराशने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास आता है तो वो सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। और इसमें आम एक धारणा है लोगों में कि ये एक मैजिकल आर्ट है, वंडर्स कर सकता है। तो ये कितना ट्रू है? जी, अंग्रेजी की एक कहावत है, गॉड लिव्स इन डिटेल्स, बारीकियों में खुदा बसता है। और किसी आर्ट या साइंस के बारे में शायद ये सत्य हो या ना हो, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बारे में ये ज़रूर सत्य है। जिस बारीकी से प्लास्टिक सर्जन अपनी सर्जरी की योजना बनाता है और जिस बारीकी से वो उसे क्रियान्वित करता है, तो जब आखिरी रिज़ल्ट हम देखते हैं तो वो जादू से कम नहीं लगता लोगों को, क्योंकि उसके पीछे भारी सोच विचार है, उसके क्रियान्वयन में बहुत बारीकी बरती गई है और खूबसूरती का और क्रियाशीलता दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब एक व्यक्ति है जो अपनी उंगली कटवा बैठाएगा, साथ में एक नस भी चली गई है। जब प्लास्टिक सर्जन उसे नस को भी जोड़ता है, उंगली को भी वापस खूबसूरत बना देता है और 2-3 महीने बाद जब वो हाथ अपना पूरा काम करने लगता है तो उस मरीज़ के लिए वो जादू से कम नहीं। इसीलिए शायद इसे एक जादुई साइंस या जादुई आर्ट कहा जाता है। इसीलिए शायद ओबेसिटी की अगर हम बात करें, बिकॉज आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत हो गई है और ओबेसिटी एक कर्स है अगर सोसाइटी में हम बात करें, तो किस एक्सटेंट तक इसको क्योर किया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से? एक आदमी को अगर हम मोटा कहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे किसी तराजू में तोलकर या स्केल पे खड़ा कर हम उसे मोटा करार दें। उस जैसे ही वो कमरे में आएगा आप कहेंगे कि ये आदमी ओवरवेट है। अब ये एक देखने की प्रक्रिया हुई और प्लास्टिक सर्जरी का पूरा संबंध देखने से है। तो प्लास्टिक सर्जन एक व्यक्ति जो ओवरवेट है या मोटा है उससे उसका बदन तराश के और उसके वो अंग जिनमें चर्बी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है उन्हें तराश के उसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल या खूबसूरत बना सकता है। ये वज़न कम करने का सर्जरी नहीं है। अच्छा। अगर सही में वज़न कम करना हो तो उस व्यक्ति को जो ओवरवेट है और उसे बैरियाट्रिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें आंतों और पेट के साथ की सर्जरी करके उसके पूरी जो क्रियाशीलता है उसकी शरीर की, उसकी फिजियोलॉजी को ही बदला जाता है। लेकिन प्लास्टिक सर्जन जैसे मान लीजिए एक ओवरवेट लेडी है तो उसकी वेस्ट कम कर सकते हैं, उसके जंघा या नितंब पे जो चर्बी ज़्यादा जमा है उसे लाइपोसक्शन द्वारा खींच के बाहर निकाल सकते हैं, तो उस अंग को भी तराशा जा सकता है। अगर उसके स्तन या ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं तो उन ब्रेस्ट को सही आकार दिया जा सकता है। तो इस तरह से उसका जो पूरा वज़न देखेंगे तो उस पूरे वज़न में कोई 5-7 किलो का फ़र्क आएगा, 10 किलो का फ़र्क आएगा। लेकिन जब आप उसकी अपीयरेंस देखेंगे, उसे आंखों से देखेंगे तो लगेगा कि उसमें उस व्यक्ति में बहुत बदलाव आ गया है और उसका जिस्म तराशा जा चुका है। तो ये बॉडी स्कल्पचर है। जी। तो ये जो आप लिपोसक्शन या टमी टक की जो हम बात करते हैं, क्या ये रिवर्सिबल है? मतलब ये सर्जरीज होने के बाद क्या वो वापस ओबीस हो सकता है आदमी? जी, कुदरत का ये खेल है
कि जब हम 13-14 साल के होते हैं तो जो हमारे वसा के सेल्स हैं, जो चर्बी के सेल्स हैं, उनका जो नंबर है वो स्थायी हो जाता है। अब जब लाइपोसक्शन करते हैं या टमी टक करते हैं तो उसमें से बहुत सा भाग निकाल दिया जाता है। अब बचे हुए सेल्स हैं वो दोबारा डिवाइड होकर उसी नंबर पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी जीवन शैली को बदलेंगे नहीं, व्यायाम ढंग से नहीं करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो जो एक एक सेल है उसका साइज बढ़ सकता है। तो कुछ रिवर्सल हो सकता है रिजल्ट का, लेकिन पूरी तरह आप उस लेवल पे, उस मोटापे पे नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक बहुत कॉमन फिनोमेना आजकल हो चुका है। जी। तो क्या ये सेफ है अगर हम एक ब्रॉडर उसमें? जी। आपका विचार जो है वो और लोगों के दिमाग में भी है जी। और ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर सच्चाई से कहा जाए तो यहाँ तो नहीं, लेकिन विदेशों में, पश्चिमी देशों में ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी सबसे ज़्यादा की जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी में गिनी जाती है। अब उसमें एक प्लास्टिक का ही ब्रेस्ट के आकार का इम्प्लांट इस्तेमाल होता है जो ब्रेस्ट को का उभार बढ़ा के दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ साल पहले 80 के दशक की शुरुआत में, 70 के दशक ख़त्म होते होते कुछ इस तरह की धारणा बनी कि शायद ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट इम्प्लांट में कोई तालमेल है और ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाए जाने से शायद कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और कुछ वक्त के लिए जो FDA अमेरिका की जो एजेंसी है जो ड्रग्स और इम्प्लांट्स को अप्रूव करती है, उसने इसका इस्तेमाल बंद करवा दिया और इस पे गहन अध्ययन किया गया, बड़ी भारी रिसर्च हुई और बहुत सालों बाद अब उसे वापस से सेफ यानी कि अहितकर नहीं है ऐसा मान लिया गया है और ब्रेस्ट इम्प्लांट अब वापस बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लोकप्रिय हैं और बहुत ज़्यादा महिलाएं इस सर्जरी के लिए हमारे पास आ रही हैं। एक नाक की बात करें अगर हम, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर फेस का अपीयरेंस की हम बात करें, उसकी ब्यूटी की। और कई लोग उसको भी जो डिस्प्रपोर्शनेट है या डिफॉर्म्ड है उसके लिए सर्जरी कराते हैं, तो किस एक्सटेंट तक उसको हम ठीक कर पाते हैं? नाक, अगर आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा ध्यान से देखें तो नाक उसके चेहरे का केंद्रीय विचार बिंदु बन जाता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति की आंखें खूबसूरत हैं, चमड़ी का जो टेक्सचर है वो भी अच्छा है, बाल खूबसूरत है, मुस्कान खूबसूरत है, लेकिन अगर नाक विकृत है तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा नाक पे ही केंद्रित हो जाएगा। तो नाक की सर्जरी इसलिए ज़रूरी है, अगर ख़ास तौर से अगर वो डिस्प्रपोर्शनेट है, उसका सही आकार अनुपात नहीं है और या वो किसी कारण विकृत हो चुकी है, तो दोनों ही वजह से प्लास्टिक सर्जरी में नाक का ऑपरेशन किया जाता है। इसे राइनोप्लास्टी कहा जाता है। और अगर मैं अपना विचार प्रकट करूं तो राइनोप्लास्टी, नाक को सुंदर बनाना, एक ऐसी सर्जरी है जिसमें एक प्लास्टिक सर्जन का सारा ज्ञान, उसका सारा टैलेंट, उसकी जितनी भी उसमें खूबियां हैं वो समाहित करे, तभी एक अच्छा रिजल्ट या एक अच्छा नतीजा दे पाता है। तो राइनोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा भारी अंग है। जी। इतने सालों में अगर इंडिया की हम बात करें तो प्लास्टिक सर्जरी किस तरह से इवॉल्व हुई है, और आज अगर स्पेसिफिकली इंडिया की जो हम बात करें, ग्लोबल मैप पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है एज फार एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम बोलें या क्वालिटी ऑफ जो सर्जरी है या आउटपुट है? जहाँ तक भारत का संबंध है, हमारे साइंस कांग्रेस होती हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग ऐसी बातें करते हैं कि भारत में सबसे पहले विमान बनाए गए थे, या भारत में शून्य सबसे पहले, ज़ीरो सबसे पहले भारत में ढूंढा गया था, या बहुत से अन्य क्लेम्स किए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक सच्चा क्लेम है तो वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म, और ये सिर्फ मेरी धारणा नहीं है, ये पूरे प्लास्टिक सर्जरी विश्व में धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म भारत में हुआ था। अच्छा। जी।
और जो सबसे पुराने ईसा के बाद चौथी सदी से आज तक प्लास्टिक सर्जरी भारत में प्रचलित रही है। और सुश्रुत जैसे महान ऋषि आप नाम सुना होगा, जो आयुर्विज्ञान की जो शल्य क्रिया है उसके प्रणेता थे और उन्हीं ने उसके जन्मदाता थे। तो सुश्रुत ने स्वयं नाक को दोबारा बनाने की प्रक्रिया, रिकंस्ट्रक्शन नोज का, वो उन्होंने शुरू किया था। अच्छा। और ये आयुर्विज्ञान का तो भाग है ही, लेकिन आयुर्वेद का भी एक बहुत बड़ा अंग है। और बहुत सालों तक ये जो साइंस थी दोबारा नाक बनाने की, इसमें माथे की चमड़ी इस्तेमाल होती थी और वो पीछे छूट गई। लेकिन 19वीं सदी में त्रिभुवन दास शाह कर जूनागढ़ में एक सर्जन थे जिन्होंने उसे वापस ढूंढ निकाला और उसे प्रचलित किया। और आज विश्व भर में यही माना जाता है कि सुश्रुत की जो तरीका है नाक बनाने का, वो सर्वोत्तम है। जी डॉक्टर साहब, बस एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि लोग जो प्लास्टिक सर्जरी इतना कराते हैं और एक माइंड में रहता है कि कोई स्कार्स इसमें नहीं रहते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्लास्टिक सर्जरी में स्कार्स नहीं रहता, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये भी एक साइंस है, ये जादू नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्लास्टिक सर्जन जब सर्जरी करता है और स्कार्स नज़र नहीं आते, उसका कारण वही जादू है, बारीकी से काम करना। तो प्लास्टिक सर्जन जब अपना चीरा लगाता है तो वो ऐसी जगह लगाता है जहां वह आंखों को चुभे नहीं, इसीलिए स्कारलेस सर्जरी कहा जाता है। लेकिन स्कार्स तो होते हैं, बिना स्कार्स के कोई सर्जरी नहीं होती। देयर इज़ नथिंग लाइक स्कारलेस सर्जरी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंसाइटफुल ये एक सेशन था। कई चीज़ें हमें पता चली, ऑल्दो वक्त की थोड़ी कमी थी। तो प्लास्टिक सर्जरी, ये जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी को, आपको रीशेप कर सकती है, आपकी लाइफ को नहीं। इसलिए हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और काफ़ी चीज़ें हमें पता चली, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब। आपका भी धन्यवाद। आप कहीं ना जाएं, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे डॉक्टर संदीप जैन से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर संदीप जैन से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रो, HPB एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि HPB जो हम बात कर रहे हैं, HPB सर्जरी, HPB क्या है और कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो इस फील्ड में, स्पेशलिटी में कवर होती हैं? HPB एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है हिपैटो पैनक्रियाटिको बिलियरी सर्जरी, और इसका अगर हम आम भाषा में बात करें तो ये उन बीमारियों को ट्रीट करती है ये ब्रांच जिसमें लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर या पित्त की नलियाँ, उनकी जो बीमारियाँ होती हैं। अधिकतर ये बीमारियाँ कैंसर के रूप में होती हैं ज़्यादातर। और अमूमन आम धारणा ये है कि लिवर का, पैनक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का कैंसर अगर हो जाता है तो ये लाइलाज बीमारियाँ होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनको अगर हम समय पे पकड़ पाएँ, मरीज़ अगर हमारे पास समय पे आ जाए तो हम इनका इलाज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन करके, और इनकी लाइफ 5 से 10, कई बार 15-20 साल तक भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो इनके सिम्टम्स क्या हैं, और जो सिम्टम्स अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं और अगर जल्दी आ जाते हैं तो क्या उससे ट्रीटमेंट में कुछ फ़ायदा मिलता है? डेफिनेटली कैंसर में ज़रूरी है जितना ज़्यादा जल्दी स्टेज में हम पकड़ पाएँ, उतना जल्दी उसका उतना ज़्यादा लाइफ प्रोलॉन्ग होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद। उसके लिए ज़रूरी है कि पेट के लक्षण को पेशेंट इग्नोर ना करे। नॉर्मली क्या होता है कि पेट की बीमारियों को मरीज़ जो पेट के डॉक्टर के पास पहुंचने में सबसे आखिर में जाता है, पहले वो घर में इलाज ढूंढता है, फिर पड़ोसियों से पूछता है, जबकि पेट की बीमारियां, पेट के लक्षण जानलेवा बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं, एक पीलिया एक लक्षण है। पीलिया नॉर्मल बीमारी का लक्षण भी हो सकता है जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन ये किसी किसी में पैनक्रियाज या लिवर के कैंसर की वजह से भी हो सकता है। और जब तक हम टेस्ट ना करें तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। ऐसे ही खून की उल्टी आना, खूनी दस्त होना, या सिंपल पेट में दर्द होना जो ठीक नहीं हो पा रहा है, या पेट में कोई गोला जैसा महसूस होना, या अचानक भूख कम लगना और वजन कम होना, तो इन सब लक्षणों में मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास, जिससे कि वो जल्दी से पकड़ में आ सके बीमारी। ओके, तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो आपकी फील्ड है, जिसके बारे में हमने बात की, ये
ओबेसिटी जो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी हमने पहले भी इस बारे में बात की थी डॉक्टर साहब से, तो कितना फ़ायदा होता है, किस एक्सटेंट तक इसे क्योर किया जाता है और एग्जैक्टली होता क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी में? एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो ये होता है मोटापा की सर्जरी द्वारा इलाज। अच्छा। है ना। और मोटापे का मतलब ये नहीं है कि हर जो दिखने में थोड़ा सा भी मोटा है उसको हम ऑपरेशन के लिए सलाह देते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। इसको एक बॉडी मास इंडेक्स करके कैलकुलेट किया जाता है जो वेट और हाइट का रेशियो होता है। अच्छा। उसके भी कैंसर की तरह ही 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 3rd और 4th BMI के जो पेशेंट्स हैं ज़्यादातर वो होते हैं 33 से ऊपर BMI। अच्छा। उनको सर्जरी की सलाह दी जाती है। अच्छा। क्योंकि इन मरीजों के जो वज़न है वो एक तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाते, दूसरा उस कम वज़न वाली स्थिति को वो मेंटेन नहीं कर सकते बिना ऑपरेशन के। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाती है। अच्छा। और इसमें आप ये मान के चले अगर कोई 100 किलो का व्यक्ति है और उसको अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो अमूमन वो 70 kgs तक आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, मतलब अगले कुछ माह में, जैसे 6 से 9 महीने के अंदर धीरे धीरे हो जाता है। ओके। ओके। सबसे बड़ी बात यह है समझना कि जो ऑपरेशन किया जाता है उसका मकसद मरीज को पतला करना नहीं है। उसका मकसद है उन जानलेवा बीमारियों से उसे बचाना जो ज़्यादा मोटे शरीर में आती हैं, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, सोते सोते दम का घुटना और जान चले जाना, इनफर्टिलिटी महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही होती है, कैंसर्स हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होने के बाद घुटनों बदलवाने के नौबत आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब मोटे लोगों में होता है। और ये रिवर्सिबल है, मतलब वापस? डेफिनेटली अराउंड जैसे डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो 70 to 80% में बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। अच्छा। और बाकी 20-30% लोगों में थोड़ी दवाई से ही ट्रीट हो जाते हैं। ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही स्लीप एपनिया है, हार्ट का रिस्क है, सारी रिस्क इनसे कम होती हैं। जी। एक लैप्रोस्कोपी जो हम बात करते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो क्या होती है? लैप्रोस्कोपी का भी अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये बेसिकली क्या, दूरबीन से पेट की सर्जरी को लैप्रोस्कोप बोलते हैं। तो पहले तो कोई भी सर्जरी करने के लिए एक बहुत बड़ा सा चीरा लगाया जाता था, तो चीर फाड़ वाली सर्जरी, ऐसे थोड़ा भयानक वर्ड है सुनने में, पर अब उसे दूरबीन से करते हैं, जिसमें कुछ किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6 ऐसे छेद किए जाते हैं जो कि 5 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक का ही साइज होता है। अच्छा। और उसको फिर टीवी में देख के उस सारी सर्जरी को की जाती है। इसमें बेरियाट्रिक सर्जरी भी कर सकते हैं, लिवर, पैनक्रियाज, सारे कैंसर, सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हम दूरबीन से भी करते हैं आजकल। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी सुनकर एक आम आदमी को लगता है कि कैसे भी अगर अवॉइड किया जा सके तो करें, तो क्या पॉसिबिलिटी है, इनके कोई और सिमिलर ऑप्शंस हैं जिनसे सर्जरी अवॉइड की जा सके कहीं से? देखिए ये ना बड़ा बैलेंस अप्रोच रखना पड़ता है। पेशेंट को भी समझना चाहिए कि अगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज दवाइयों से पॉसिबल है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है। उन पेशेंट्स भी मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि आप सर्जरी नामक इलाज से ना डरें, आप बीमारी से डरें, क्योंकि बीमारी का रिस्क सर्जरी नामक इलाज के रिस्क से कहीं गुना ज़्यादा है। और डॉक्टर अगर सर्जरी बता रहा है तो वो सर्जरी तभी बताएगा जब उसका सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट बचेगा नहीं। जी। डॉक्टर साहब, ये लिवर ट्रांसप्लांट की एडवाइस हम किस स्टेज पर देते हैं, कब पेशेंट? लिवर ट्रांसप्लांट तब एडवाइस दी जाती है जब लिवर फेलियर हो जाए, और उसके कई कारण होते हैं। उसमें अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट कारण है, हेपेटाइटिस बी और सी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। लिवर फेल होने में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो जब जनरली लास्ट स्टेज में आता है तब लिवर ट्रांसप्लांट की एडवाइस दी जाती है। और उसके बाद लाइफ स्पैन कितना बढ़ जाता है उस ट्रांसप्लांट से? अराउंड 80 to 90% 5 ईयर सर्वाइवल है, मतलब कराने के बाद कम से कम 90 लोग 5 साल तक जीते हैं, और 60 to 70% लोग 10 साल से ज़्यादा जीते हैं। और वो जब जीते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं, ऑफ कोर्स सब मेडिकल हेल्प से। हाँ बिल्कुल। ओके। एक आम धारणा है कि ये सर्जरीज जो हैं काफ़ी मे बी हाई लेवल सर्जरीज हैं, इन्हें राजस्थान में पता नहीं उतना अपैरेटस है, नहीं है, हमारे पास चीज़ें हैं और बाहर जाके कराना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्या स्टेटस है आज की तारीख में इन सब सर्जरीज़ का, और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्लस जो आउटकम होता है? देखिए ये सारी सर्जरी, जैसे हम लोग मैं हूँ तो अभी हम 8 साल से ये सर्जरीज जयपुर में कर रहे हैं जी। और फोर्टिस हॉस्पिटल में। इक्विपमेंट वाइज हमारे पास बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज वाइज वी आर द बेस्ट ट्रेन्ड पीपल, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं इन सब कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स हैं, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद है उससे कम से कम 3 to 4 टाइम्स कम है, विद बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी। तो एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो उस तक कैसे आप पहुंचा रहे हैं ये जो एक पूरा आपका मतलब हेल्थ केयर सिस्टम
जो है? देखिए उसमें जैसे अभी एक जो अभी हम वार्ता कर रहे हैं, ये भी एक उसी स्कीम का हिस्सा है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। इस तरह दूसरे भी कई प्रोग्राम्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा होता है हमारा खुद का पेशेंट जो ट्रीट होके जाता है, वही हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है डॉक्टर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। और कोई मेजर कैंसर, लिवर, पैनक्रियाज या बेरियाट्रिक जब हम डिस्चार्ज करते हैं ठीक ठाक हालत में, तो वो जो कॉन्फिडेंस देता है वो बेस्ट मैसेज होता है समाज के लिए कि ये साइंस अच्छी है, ये ऑपरेशन अच्छा है, ये सर्जन अच्छा है और ये हॉस्पिटल अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को कई चीज़ें पता चली, कई सारे उनके जो एक भ्रांतियाँ थी वो क्लियर हुई होंगी आई एम श्योर। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप जैन। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए डॉक्टर के साथ में, यू मी एंड हेल्थ में। तब तक के लिए नमस्कार।